नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा देश भारत के बारे में, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरे को कम और खुद को ज्यादा देखे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, हमारा देश भारत, जो कि कक्षा 6 की हमारी पृथ्वी की ये अध्याय है ना। तो परिचय एवं विस्तार, ठीक। हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं, विस्तार से चलते हैं, ठीक है। हमारा भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूमि का जो दृष्टि है उसके दृष्टिकोण से इसके उत्तर में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर मतलब इस साइड क्या है, हिमालय है। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इस तरह हमारा देश भारत 3 ओर जल से घिरा है। तीनों ओर क्या से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, प्राय द्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर समझ पा रहे हैं, इधर उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक तक इसका विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है, ठीक। मतलब ये जो भारत का मान के चलिए ये मानचित्र है, ठीक ना, ये मान के चलिए भारत का मानचित्र है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, पूरब से उत्तर से दक्षिण तक का दूरी कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक। आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो भारत की स्थलीय सीमा मतलब स्थल वाला सीमा, ठीक ना, स्थल वाला सीमा, जमीन वाला सीमा, ठीक है, कितना है, 15,200 किलोमीटर है। तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि का जो तट वाला सीमा है, मतलब समुद्र के किनारे वाला जो सीमा है, समुद्र के किनारे वाला जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा, जितने भी द्वीप हैं उसके साथ, द्वीपों के समेत उसको साथ में लेकर के देश की कुल तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों को लेकर के भी यदि तटीय सीमा मतलब तट, मतलब समझ रहे हैं, समुद्र के किनारे वाले जितने भी एरिया होते हैं उसे तट कहा जाता है, ठीक। तो तट के साथ के द्वीपीय समेत जितने भी द्वीप होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए रहते हैं, उन द्वीपों को अगर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर है, ठीक। जानने योग्य बातें हैं, इसको जान लीजिए। जानने योग्य बातें, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ जल से तथा 1 तरफ स्थल से घिरा होता है। तो भारत तो 3 तरफ जल से और 1 तरफ स्थल से घिरा हुआ है, ठीक। भारत के क्या है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ठीक ना, इधर भी जल है और इधर क्या है, हिमालय है। एक तरफ स्थल है और तीनों तरफ जल ही जल है, ठीक। समझ में आ गया। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रायद्वीप कहेंगे, है ना। इस प्रकार भारत की सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 22,716 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु, मतलब समझ रहे हैं ना, भारत मान के चलिए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु जो सबसे दक्षिण का बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 ईस्वी में सुनामी में डूब गया था, जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील व क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, ठीक ना। भारत जो है वो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान पर है। क्या में? क्षेत्रफल दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना फैला हुआ है, एरिया के हिसाब से भारत 7वां स्थान पर है। सबसे बड़ा कौन है? रूस है, ऐसा देखा जा रहा है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वत भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल मतलब बालू वाला एरिया है, उत्तरी मैदानी इलाका है, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग है एवं द्वीपीय समूह भारत में स्थल रूपों को दर्शाते हैं, ठीक। स्थल रूपों के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछले ही अध्याय में, तो आप देख सकते हैं वीडियो, है ना। यहाँ जलवायु, वनस्पति, जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता है। यहाँ का जो जलवायु है, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये जो जलवायु है और वनस्पति, यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, घास मिलते हैं, वन्य जीव जो अनेक प्रकार के जानवर मिलते हैं, साथ साथ भाषा भी अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है, ठीक है ना। रीति रिवाज, पूजा पाठ करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, ठीक। इन भिन्नताओं में, इन इतने अलग होने के बाद भी इन भिन्नताओं में भी हम अनेकता में एकता को पाते हैं। लेकिन इतने अलग होने के बाद भी हम लोग क्या रहते हैं? एकता से एक साथ मिल करके रहते हैं, जो हमारी परंपराओं में झलकती है, जो कि हमारे परंपराओं में झलकती है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना है? 121 करोड़ है। यह विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी है। चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी भारत का है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? चीन में है, ठीक। हमारा राज्य झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3.30 करोड़ है, ठीक। कितना है? 3.30 करोड़, 30 कह सकते हैं, 3.30 करोड़ है। स्थिति, अब स्थिति को देखते हैं। ये हमने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक ना। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। यह ग्लोब पर पूर्वी भाग में स्थित है। क्या कह रहे हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। लेकिन ग्लोब में, जो ग्लोब है, ग्लोब होता है, आप छोटा सा देख पा रहे होते होंगे, ठीक ना। आप ग्लोब देखा होगा आपने, ठीक। अगर मैंने ग्लोब चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ग्लोब जो होता है गोल सा और ऐसा इसमें आकार बना रहता है, ये घूमता है चारों ओर, ठीक ना। तो क्या होता है कि देखिए, ग्लोब में ग्लोब पर पूर्वी भाग में स्थित है। ग्लोब जो है उसमें पूर्वी भाग में स्थित है भारत, ठीक है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, देखो इसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक के, देखिए ये वाला जो होता है, ऐसा वाले को हम लोग अक्षांश कहते हैं, और ऐसे वाले को जो हम लोग ग्लोब में होता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अक्षांश। जो पूरब से पश्चिम की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारा भारत है, दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है अक्षांश में, ठीक ना। तथा पश्चिम से लेकर मतलब इस साइड से लेकर, जैसे कि भारत है तो पश्चिम से लेकर पूरब तक यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य में फैला हुआ है, बीच में फैला हुआ है, ठीक। आगे, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत का बीचों बीच होकर के कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सबसे होकर के गुजरती है, ठीक। देख पा रहे होंगे आप, है ना। त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब उतने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ के जो सब बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण क्या होता है? दोनों छोरों में जो दोनों लास्ट के छोरों में कितना घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा
पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले हो जाती है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से पहले सूर्योदय हो जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर गुजरात है, तो गुजरात में 2 घंटा पहले ही क्या हो जाती है? सूर्यास्त, मतलब सूर्य डूब जाती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि 42 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक ना, इसको क्या माना गया है? भारत का देशांतर स्थानीय समय भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। कितना को? 82 डिग्री और 30 मिनट को। ठीक, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, है ना, क्या क्या है। ये पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, ये सब पड़ोसी देश हैं। ठीक, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। और ये जो आप समुद्र देख पा रहे होंगे, तीनों तरफ समुद्र है। ठीक, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, आगे देखिए इधर, इधर हिमालय है ना, इधर हिमालयों से घिरा हुआ है। ठीक, चलते हैं आप चैप्टर की ओर। भारत के पड़ोसी देश क्या क्या है? अभी हमने देखा भारत की स्थलीय सीमाओं से कुल 7 देशों का जुड़ाव है। ठीक ना, ये पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोगी होती है। ठीक, आर्थिक और विकास में सहयोग करती है ये जो पड़ोसी देश होती है। ठीक है, देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये पड़ोसी देश हैं, ये आर्थिक और विकास में सहायता करती है और कभी कभी लड़ाई भी करती है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो होती है, देखिए सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। देखिए यहाँ पर भूटान में थोड़ा सा जगह ही सीमा है, यहाँ भी नेपाल में कम ही सीमा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में सीमा लगी हुई है भारत की। ठीक, भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं क्या क्या है? रेखाएं देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन। ठीक, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा यहाँ दिख पा रहा होगा आपको, ये क्या है? रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा दिख रहा है ये क्या है? क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कितने राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। 15 नवंबर 2000 में ईस्वी में हमारा राज्य झारखंड तथा जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। पहले 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड एक था, किससे? बिहार से। लेकिन 2000 के बाद ये क्या हुआ? 15 नवंबर 2000 के बाद इसका गठन हुआ अलग राज्य के रूप में। ठीक है, और 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। आगे देख सकते हैं, अक्टूबर 2019 ईस्वी तक 2019 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था। अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया। अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या थी? एक राज्य थी, लेकिन उसे अब क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो तेलंगाना मिलकर के 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, तो फिर से क्या हो गया? 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो राज्य था पहले, तो अब क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। नई दिल्ली भारत का क्या है? राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार किया जाता है? कोई भी राज्य का निर्माण कैसे होता है? भाषा के आधार पर, कि किस एरिया के लोग कैसे भाषा बोलते हैं, तो उसे उस राज्य में निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से वहां हो गया क्षेत्रफल, एरिया की दृष्टि से। अब जनसंख्या, लोग कहाँ ज्यादा है? जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। राज्यों को फिर क्या किया गया है? जिलों में बांटा गया है। जैसे कि झारखंड को 24 जिलों में बांटा गया है। नीचे की तालिका में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे, देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का
चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची। ठीक, अभी कहाँ कहाँ बाढ़ आ चुकी है ये आप तो जानते हैं ना। अभी आ रही भारत में, ठीक है, भारत में, फिर आपकी हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, फिर आपकी उत्तराखंड में, ठीक, फिर पंजाब में भी आ चुकी है बाढ़। ठीक है, तो ये बाढ़ किसके कारण हो रही है? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप आचार्य प्रशांत की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, झारखंड की रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु राजधानी, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, है ना। फिर राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, फिर क्या है देखिए, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, मणिपुर का इम्फाल, केरल का तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलंगाना का भी हैदराबाद ही। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसका राजधानी क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, सिलवासा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादर नागर हवेली का सिलवासा। दमन और द्वीप का दमन। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये हमारा क्या है? राजधानी भी है दिल्ली। तो दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया है, ठीक है ना। तो दिल्ली का नई दिल्ली होता है राजधानी। लक्षद्वीप का कवारती, पांडिचेरी ही होता है। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह। ठीक, पहले कितनी थी? 7 ही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 31 अक्टूबर को माना गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, पहले क्या क्या थी? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप, पांडिचेरी। ठीक, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हुई, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जितने भी स्टेट हैं उसे दर्शाया गया है। आगे, भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा जा सकता है। भारत को 6 भागों में भौतिक के अनुसार बांटा जा सकता है। जैसे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में केवल पर्वत ज़्यादातर है। जैसे कि भारत है, भारत के उत्तर में ज़्यादातर क्या है? पर्वत भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय पर्वत सब उधर ही है ना। फिर उत्तरी मैदान, क्या में? उत्तर में मैदान जो है वो इलाका को एक भाग में बांट दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप जितने पठार हैं उसको अलग भाग में, महामरुस्थल मतलब बालू वाला एरिया को अलग भाग में, तटीय मैदान, तट के किनारे जो मैदान है उसे अलग भाग में, द्वीप समूहों को अलग भाग में कर दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, आप तो जानते हैं हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक, हिम आलय, आलय मतलब घर, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ का घर। यह पर्वत चाप के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये कैसी है? यह जो पर्वत है ये चाप के आकार में, कैसा है? चाप के आकार में। कैसा है? किधर स्थित है? पश्चिम से पूरब तक कितना है? यह 2400 किलोमीटर में स्थित है। ठीक, मान चलिए ये भारत का मैप है, तो ये ऊपर की ओर है हिमालय, तो ये कितना दूरी में है? ये पश्चिम से पूरब तक 2400 किलोमीटर में लंबाई में विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक, भारत का हिमालय का विस्तार मतलब हिमालय का फैलाव, जम्मू कश्मीर, हिमालय का फैलाव कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, फिर लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आदि राज्यों में है। ठीक, हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, हिमालय मान के चलिए ये भारत है, यहाँ हिमालय है, इसे उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक ना, आगे देखते हैं हम लोग कैसे किया गया है। उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है, और लंबाई में तो बहुत से राज्य आते हैं उसके अंदर में, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। अब बृहद हिमालय और हिमार्दी या महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। जो बृहद हिमालय है, बड़ा सा हिमालय है, और हिमाद्री मतलब बर्फ वाला जो एरिया है, महान हिमालय है, उसको कह सकते हैं। ये तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, बड़ा हिमालय या बर्फ वाला हिमालय या महान हिमालय भी कह सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। ठीक, हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर है, इसी में स्थित है, जो कि इसी में स्थित है, हिमालय में ही स्थित है। ठीक, लेकिन यह नेपाल में है, लेकिन वह कहाँ है? नेपाल में है। इसी में कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर है, उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, मकालू 8481 मीटर है, और धौलागिरी 8172 मीटर है। आदि अन्य चोटियां भी यहाँ स्थित है हिमालय में, इतने चोटियां स्थित है। ठीक, आगे देखिए,
मध्य हिमालय और लघु हिमालय या हिमाचल। मध्य मतलब बीच का जो हिमालय है, और लघु मतलब छोटा सा जो हिमालय है या हिमाचल उसे कहते हैं, ठीक ना। तो यह श्रेणी वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये श्रेणी, ये वाला क्षेत्र जो है वो बड़ा हिमालय के दक्षिण में है। जैसे कि जो हिमालय है बड़ा सा, उसके दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। उत्तर में भी नहीं, पूर्व में भी नहीं, पश्चिम में भी नहीं, यह कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। कौन? ये वृहद हिमालय, ठीक। आगे देखिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3600, और 3600 से लेकर 4600 मीटर तक है ना। नैनीताल, या कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में हैं। इसी श्रेणी में क्या क्या है? ये सब, यही जो पहाड़ है, यही जो क्षेत्र है, वृहद हिमालय का जो क्षेत्र है, जो कि इतने ऊंचाई का है, 3600 से 4600 मीटर का जो ऊंचाई है, यही स्थल जो है शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में है, ठीक। जानने योग्य बातें क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत क्या है? चोटी। कौन सा है? केटू या गार्डवीन ऑस्टिन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। जो एक थी माउंट एवरेस्ट, जो थी वो 8800 कुछ थी, ठीक, 8800 कुछ मीटर थी, ठीक। लेकिन वो नेपाल में स्थित है। यहाँ भारत की बात की जा रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू है, जो कि गार्डवीन भी कहा जाता है, गार्डवीन ऑस्ट्रीज, ठीक। यह काराकोरम श्रेणी में है, ना कि हिमालय में है। ये काराकोरम की श्रेणी में है, हिमालय में यह नहीं है। बाह्य हिमाचल या शिवालिक, बाहरी हिमालय या शिवालिक, यह हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है। दक्षिण तो आपने समझ लिया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने समझ लिया। इधर वाला होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। लेकिन नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं? इधर होता है पूरब, फिर इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर दक्षिण होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, ठीक है, ठीक। इधर क्या होता है? पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, इधर क्या हो जाता है? दक्षिण, और इधर उत्तर, ठीक ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन हम लोग जब मैप में आते हैं तो मैप में कैसा हो जाता है? ऊपर हो जाता है उत्तर, दक्षिण, इधर हो जाता है पूरब, पश्चिम, ठीक। क्लियर? हाँ, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। यह हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में है। कौन? बाहरी वाला जो हिमालय है, वो हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर ही है। यह पूर्व की ओर कटा छटा है, ये पूर्व की ओर कटा छटा सा है। यहाँ एक मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, है ना। यहाँ कंकड़ और मिट्टी के बने एक ऊंचे से मैदान मिलते हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उदाहरण देहरादून, ठीक। अब उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ठीक। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ये जो सिंधु नदी बह करके जाती है और मिट्टियों को नदियों के किनारे जमा करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सभी नदियां मिल करके इन उत्तरी मैदान को बनाया है, ठीक है। यह मैदान समतल और सपाट है। इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय के गिरिपद में स्थित है। ये जो उपजाऊ मैदान है, यह हिमालय के कहाँ पर है? गिरिपद में स्थित है। बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ की निक्षेप से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का ये निक्षेपण मतलब क्या होता है? दूसरी जगह की मिट्टी दूसरी जगह जा करके जम जाना, ठीक ना। उसे ही निक्षेपण कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं। ये जलोढ़ निक्षेपण नदियों के द्वारा लाई गई है, ठीक। बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है ना। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक। ये जो मैदानी इलाका है, उपजाऊ इलाका है, कितने बड़ा एरिया में फैला हुआ है वो बता रहे हैं। इसका विस्तार मतलब इसका फैलाव मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए वहाँ ज़्यादातर खेती उपजाऊ होते हैं, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ खेती होते हैं, है ना। इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ खेती उपजाऊ मिट्टी है, तो ज़्यादातर लोग पहले कृषि का कार्य क्या करते थे, और यहाँ उन्हें सुविधा होती है खेती करने के लिए। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, पानी भी वहाँ है। यहाँ कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन चुका है, ठीक ना। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हिमालय के दक्षिण एरिया वाला क्षेत्र बन चुका है, ठीक। समझ पा रहे हैं? उत्तरी मैदान क्या होता है? देखिए,
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ठीक, हिमालय के दक्षिण में, दक्षिण भाग समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया। ठीक, उत्तरी मैदान कहाँ पर स्थित है? हिमालय के दक्षिण भाग में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। उत्तरी मैदान का दक्षिण भाग, देखिए पहले तो हिमालय का दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान है। अब उत्तरी मैदान के किधर? दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण वाला भाग, पूरा भाग पठार से भरा हुआ है। ठीक है, पठारों से भरा हुआ है ना। पठार कैसे होते हैं? ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। वो कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार आकार का है वो जो पठार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ठीक, यहाँ बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियां और श्रृंखलाएं स्थित है। यह प्रायद्वीप पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, इसके उत्तर पश्चिम मतलब समझ पा रहे हैं? ये जो इसके उत्तर पश्चिम मतलब इधर उत्तर पश्चिम। ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मतलब ये दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक, तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला जो है विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो सबसे पुराना कौन है? अरावली श्रृंखला जो है विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इन श्रृंखलाओं के मध्य में मतलब बीच से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ठीक, इसके किसके बीच से? विंध्य और सतपुड़ा नदी के बीच से, मध्य से होकर के विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से कौन सा नदी बहते हैं? नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक, जो कि अरब सागर पश्चिम में ही है, तो पश्चिम में जाकर के गिरती है। प्रायद्वीप पठार के पश्चिम किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व किनारे पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। प्रायद्वीप पठार के पश्चिम किनारे पर पश्चिम घाट पर्वत स्थित है और पूर्व किनारे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार मतलब फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? महान घाटी से दक्षिण के नीलगिरी तक है। महानदी से विस्तार कहाँ तक है? महानदी घाटी से लेकर से दक्षिण के नीलगिरी तक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। ठीक, अब पूर्वी घाट का विस्तार जो फैलाव है वह महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी का जो है वो फैलाव कहाँ तक है? महानदी घाट के दक्षिण नीलगिरी तक है, जबकि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने मतलब निकलने तक, मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक, पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, पता नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा विस्तार नहीं है। यह टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। ठीक, पूर्वी जो घाट है वो उसकी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट विस्तार सतत नहीं है। ठीक ना, इनमें से थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट के दर्रे इसे पार करने में सहयोग करते हैं। ठीक ना, ये जो दर्रे हैं वही पार करने में सहयोग करते हैं, अन्यथा उतना ऊंचा चढ़ के हम लोग पार नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है वो कितना है? 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में क्या है? केरल है। अनामलाई पर्वत स्थित है। इसमें दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुंडी स्थित है ना। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर के मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में आकर के मिलते हैं। डोडा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला, लौह अयस्क। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीप पठार का एक हिस्सा है। देखिए, झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा नागपुर जो है वो उसके बारे में देखिए। छोटा नागपुर पठार कई उपविभाग में विभाजित है। ये उपविभाग पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार तथा बाहरी छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पश्चिम मतलब समझ रहे हैं इधर। ठीक है, पश्चिम में क्या है?
झारखंड के पश्चिम भाग में स्थित पाट पठार, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइड, यूरेनियम आदि प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, भारत का थार मरुस्थल देख सकते हैं आप, फोटो में देख पा रहे होंगे, चारों तरफ बालू ही दिख रहा है। ठीक, अब भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। महामरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिम मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये भारत है तो इसके उत्तरी पश्चिम मतलब इधर, ठीक, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच को कहते हैं उत्तरी पश्चिम। उत्तरी पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारतीय मरुस्थल मतलब बालू वाला एरिया स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है। यहाँ ये कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। इसे थार या मरुस्थल भी कहते हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है, मतलब ये ठंडा, गर्म और कैसा है? रेतीला, बालू वाला एरिया है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र के प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति ज़्यादा नहीं है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, घास फूस इतना ज़्यादा नहीं है। वर्षा ऋतु में यदा कदा कुछ सरिताएं दिखाई पड़ जाती है, कुछ दिखाई पड़ते हैं कुछ पौधे वर्षा ऋतु में केवल, बाद में वे भी लुप्त हो जाते हैं, इतनी गर्मी वहाँ होते हैं। इस भूभाग की ये सरिताएं पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक, सरिताएं मतलब समझ रहे हैं ना कि पानी का जो एक कहते हैं हम लोग आम भाषा में उसका झरना, ठीक है, जो स्रोत होता है। ठीक, जैसे कि कुआं में जब तक हम लोग को कोई स्रोत नहीं मिलेगा पानी का, तो उस कुआं में हमेशा पानी नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इस जो राजस्थान का जो सरिताएं होती है, जो स्रोत होता है, वो समुद्र से नहीं मिली होती है, जिसके कारण वहाँ बहुत कम पानी की उपलब्धता होती है ना। समुद्र नहीं पहुँच पाती है, उसकी सरिताएं समुद्र नहीं पहुँच पाती है। ऐसे क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी है। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी है। अब तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तटीय मैदान मतलब समुद्र के किनारे जो मैदान होते हैं उसके बारे में। प्रायद्वीप पठार के दोनों किनारों, प्रायद्वीप के जो पठार हैं उनके दोनों किनारों में पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। ठीक, ये तटीय मैदान पश्चिम में काफ़ी संकरे हैं, मतलब पतले हैं, और पूर्व में चौड़े हैं। ये मैदान पश्चिम में, तो पश्चिम मतलब इधर पश्चिम में बहुत पतले हैं, लेकिन पूर्व में बहुत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो भी हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ मतलब उधर, ठीक, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, ठीक, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी हैं, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जो पूर्वी तट मैदान में डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तट मैदान में क्या करता है? डेल्टा का निर्माण करता है ना, करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। डेल्टा किसे कहा गया है? समुद्र के किनारे जो बालू वाला रेतीला क्षेत्र होता है उसे डेल्टा कहा जा रहा है, ठीक ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। जैसे कि मान चलिए नदियों के बीचों बीच में जो एरिया होता है, बालू वाला एरिया होता है, या नदियों के किनारे जो एरिया होता है बालू वाला एरिया, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। मान चलिए नदियों के बीचों बीच में, जैसे कि मान चलिए इधर से नदी बह रहा है, इधर से नदी बह रहा है, बीचों बीच बड़ा सा एक एरिया खाली जगह बच जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। द्वीपीय समूह क्या होता है? अच्छा, एक जानने योग्य बातें था, उसे हमें नहीं पढ़ा ना। हाँ, यहाँ देखिए जानने योग्य बातें। सहायक नदी, एक नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, सहायक नदी कहलाती है। एक नदी जो कि मुख्य नदी से किसी भी तरह जाकर के मिल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सहायक नदी कहते हैं। ठीक, अब इसे देखिए, जानने योग्य बातें यहाँ पर देखिए कि द्वीपीय समूह क्या होता है। भारत में 2 द्वीपीय समूह हैं। क्या क्या? लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, ठीक, अरब सागर किधर है? पश्चिम में, ठीक है ना, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पश्चिम में ही लक्षद्वीप का समूह है, ठीक है। और यह केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जो कि केरल का जो तट है उससे कुछ दूर पर ही स्थित है ना। आगे, यह प्रवाल द्वीप है। ये क्या है? प्रवाल द्वीप है। यहाँ कुल 25 द्वीप हैं। यहाँ पर कितने द्वीप हैं? 25 द्वीप हैं। लक्षद्वीप तथा मणिकॉय प्रमुख द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप और मणिकॉय जो है वो बहुत प्रमुख है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत की किधर है? पूरब की ओर है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबर जो द्वीप है वो कहाँ पर है? पूरब में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जानने योग्य बातें पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रवाल छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल हैं, ठीक। प्रवाल किसे कहा जाता है? छोटे समुद्री जीव जंतु के कंकाल को कहा जाता है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है, ठीक, पॉलिप भी कहा जाता है। ये पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक ना, एक ग्रुप बना कर रहते हैं एवं परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं, ठीक। इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाते हैं तो प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है?
प्रवाल द्वीप का निर्माण बन जाता है। सबसे इसका मेन आधार क्या होता है, जंतुओं का कंकाल से बनता है ये, ठीक। जंतुओं का कंकाल जिसे पोलिप कहते हैं, और पोलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बना करके रहता है, एक जूट बन के रहता है, ठीक ना। और ये परत दर परत ऊपर उठते जाता है, और इस प्रकार का जब समुद्र की सतह पर, मतलब ऊपर समुद्र की सतह पर ऊपर उठ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पढ़ा होगा कि जो लक्षद्वीप समूह है ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, ठीक। ये जंतुओं के कंकाल से बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर कुल कितने हैं, 25 द्वीप है, ठीक। लक्षद्वीप एक मनिकॉय प्रमुख द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मनिकॉय प्रमुख द्वीप है। अंडमान और निकोबार बंगाल खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या, कितनी है, अंडमान और निकोबार में 223, और हमारा लक्षद्वीप में कितनी थी, मात्र 22, ठीक ना। देख सकते हैं आप कितनी थी, टोटल 25 थी, ठीक ना। कितनी थी, 25। क्लियर है। और ये आपकी अंडमान और एवं निकोबार में कितनी है, 223 है द्वीप। इसके प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार हैं। इसके जो प्रमुख द्वीप हैं वो कौन कौन है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, उत्तर, दक्षिण और बीच वाला, ठीक। लिटिल अंडमान एक, ग्रेट अंडमान। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप होता है, मध्य में जो है वो बड़ा द्वीप होता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब अभी भी वो उत्पन्न हो ही रहा है, सक्रिय है ज्वालामुखी, ठीक ना। बैरन स्थित है। अपवाह प्रणाली नदियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, अपवाह प्रणाली नदियाँ, भारत में अनेक प्रकार के जल स्रोतों का विकास हुआ है। इनमें नदियाँ जल की प्रमुख स्रोत हैं। भारत में बहुत से जल स्रोत का विकास हुआ है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, नदी है, ठीक। भारत की नदियाँ को 2 वर्गों में रखते हैं हम लोग, क्या क्या, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी पठारी भारत से निकलने वाली नदियाँ। एक हिमालय से निकलने वाली और एक पठारी भारत से निकलने वाली। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या क्या है, गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक आदि प्रमुख है। और इन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होता है। इन नदियों को सदावाही भी कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में सदावाही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बर्फ पिघलते पिघलते खत्म हो जा रहे हैं, बर्फ के कारण ही वो सालों भर बहती रहती है, ठीक ना। बर्फ जब खत्म हो जाएंगे तो वो नदियाँ भी सूख जाएगी, ठीक। बर्फ तो पिघल रहे हैं क्योंकि गर्मी जैसे जैसे मार रही है तो पत्थर क्या हो रहे हैं, बर्फ पिघल जा रहे हैं, ठीक ना। तो जितने एरिया में बर्फ पिघलते जा रहा है, वो एरिया, वो पत्थर का एरिया गर्म फिर से हो जा रहा है, पत्थर गर्म हो रहा है, फिर बर्फ पिघल रहे हैं, फिर सूर्य की रोशनी पत्थर पर पड़ रही है, पत्थर फिर गर्म हो रही है, पत्थर से फिर पत्थर कहने का मतलब पर्वत का जो एरिया होता है, सरफेस होता है, वो पत्थर, ठीक ना। जितना गर्म होते जा रहा है उतना ज़्यादा बर्फ पिघलता जा रहा है, ठीक। और ये गर्म क्यों बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में आप जरूर देखिएगा, ठीक। आचार्य जी की वीडियोस आगे देखिए। पठारी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में क्या है, पठारी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब पठारी भारत से प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि प्रमुख है। गोदावरी नदी को वायोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक ना। गोदावरी को क्या कहा जाता है, वायोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वायोवृद्ध गंगा। अब झारखंड की नदियाँ क्या क्या है उसे देखेंगे हम लोग। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियाँ पठारी है, एक पठार से निकलती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है, करकई नदी है, औरंगा आदि है। दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी है, ठीक है। उसके बाद इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्व में क्या नाम से जाना जाता है, यह जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक के नाम के रूप में जाना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, आप जरूर देख लीजिएगा। इस पर 1948 ईस्वी में भारत की प्रथम बहुउद्देश्य योजना का निर्माण किया गया था, ठीक। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला में निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो स्वर्णरेखा नदी है वो रांची से निकल कर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल और औरंगा नदी पलामू क्षेत्र से प्रवाहित होती है।
उत्तरी कोयल जो है और औरंगा नदी जो है वो पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होती है, पलामू क्षेत्र में बहती है। ठीक, अब देख पा रहे हो झारखंड की जितनी नदियां हैं उन्हें इस प्रकार दिखाया गया है नीला कलर में, ठीक ना। ये जो नीला कलर में आपको दिखाया गया है ये जितनी नदियां हैं झारखंड की। स्थानीय समय उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकल टाइम। ठीक, लोकल टाइम, भौतिक, फिजिकल, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, जनगणना, सेंसस, ज्वालामुखी, वोल्केनो, रेतीला, सैंडी, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, राजनैतिक, पॉलिटिकल, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जनसंख्या, पॉपुलेशन, मरुस्थल, डेजर्ट, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? 32.8 लाख और किलोमीटर है ना, पढ़ा था हमने। ठीक, देखिए देखते हैं। हाँ, 32.28 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे। विशाल हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ठीक, या बृहद हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। तापी नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। तापी नदी किस सागर में गिरती है? यह आपकी कौन सी? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, दूसरा, भारत के मध्य मतलब बीच भाग से होकर गुजरने वाली खालिस्तान अक्षांश रेखा है, कौन है? कर्क रेखा है। ठीक, बीचों बीच कौन गुजरी है? कर्क रेखा गुजरी है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जो सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में जो स्थित है उसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहा जाता है? शिवालिका कहा जाता है। तो दक्षिणी भाग में स्थित है उसे शिवालिका कहा जाता है। ठीक, आगे। बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीप समूह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी पर कौन स्थित है? अंडमान और निकोबार स्थित है। ठीक ना, आगे देखिए। भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? ये दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी तक है। ठीक ना, दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, आप देख पा रहे होंगे। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ठीक, भारत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? शायद 3 या 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए 6 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, आगे क्या प्रश्न है? भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी हुई है? उनके नाम लिखिए। भारत का जो स्थलीय सीमा है वह किन किन देशों से जुड़ी हुई है? हमने पढ़ा था जो पड़ोसी देश हमारे हैं। ठीक ना, कौन कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, और आपके म्यांमार के बाद अफगानिस्तान, चीन, ये सब सारे हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, दूसरा, भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का क्या नाम है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारसनाथ पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का नाम क्या है? पारसनाथ पहाड़ी, है ना। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों? प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रवाल का हमने परिभाषा पढ़ा था कि वह जंतुओं के कंकाल से बनती है और वो एक क्या में रहती है? समुद्र के अंदर एक कॉलोनी बनाकर रहती है और उसका सतह ऊपर उठता जाता है और समुद्र के तल तक आ जाता है और वही क्या निर्माण कर देता है? एक सतह का निर्माण कर देता है, उसे ही प्रवाह कहते हैं हम लोग, है ना। जो कि लक्षद्वीप वही प्रवाल है जो कि जंतुओं के कंकाल से बना है। ठीक, वैसे मैंने उत्तर दिखा दिया है, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ का नाम लिखिए। पूर्वी तटीय में, पूर्वी में कौन कौन से बहते हैं? पूर्वी मैदान तटीय में उसे लिखना है। ठीक, तो पूर्वी में कौन कौन बहते हैं देख सकते हैं आप। पूर्वी में हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी बहते हैं। ठीक, जब पूर्वी में बहती है तो पूर्वी में ही गिरती होगी। पूर्वी में कौन है? हमारा बंगाल की खाड़ी है स्थित। ठीक, अब अंतर बताइए, है ना। हिमाद्री और हिमाचल में अंतर बताइए, क्या अंतर है? हिमाद्री ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है। जबकि हिमाचल जो है वो लेसर हिमालय है, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित कम ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमाद्री सबसे ऊंची है लेकिन हिमाचल जो है वो छोटी, हिमालय जो है वो
छोटी श्रृंखला है, ठीक है ना, छोटी होती है इसकी पर्वत श्रृंखला। अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंत में अंतर बताइए। अंडमान जो है वो किधर है, वो भारत के पूरब में है, और लक्षद्वीप जो है वो भारत के पश्चिम में है, और लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो अरब सागर में है। लेकिन वही अंडमान जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, देखिए, अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ज्वालामुखी और वतर्निक गतिविधियों से निर्मित द्वीपों को का समूह है। इसमें ज़्यादातर ज्वालामुखी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यह प्रवाल से निर्मित द्वीपों का समूह है। अंडमान द्वीप जो है यहाँ ज़्यादातर क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी और इन गतिविधियों से निर्मित हुआ है, ज्वालामुखी से बना है। लेकिन लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल से बना है। प्रवाल कैसे बनता है मैंने बता दिया, जंतुओं के कंकाल से बनता है, ठीक ना। अब कारण बताना है, देखिए कारण बताइए। भारतीय मरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जलवायु शुष्क है, अधिक शुष्क जलवायु है, कम वर्षा होती है, रेतीली मिट्टी के कारण बहुत कम वर्षा होती है, ठीक। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है, क्यों? क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी मैदान है, क्योंकि पूर्वी तट पर बड़ी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण अधिक होता है, क्योंकि वहाँ नदियों का जो अवसाद होता है, मतलब मिट्टी जो लेकर के आते हैं, वो ज़्यादा होता है, बड़ी नदियाँ हैं, जिसके विस्तार डेल्टा और जड़ोड़ मैदान बनते हैं, ठीक। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भारत में उत्तरी मैदान में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? क्योंकि उपजाऊ है, ठीक ना। भारत में उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यह क्षेत्र उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त जल, वहाँ जल भी पर्याप्त मात्रा में है, जल संसाधन और समतल भूभाग है, समतल है, कृषि करने योग्य है, यानी कि उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं है, करने के कारण कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जिससे यहाँ जीवन यापन करना आसान है, ठीक। इसलिए वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। आगे, प्रायद्वीप पठार तथा भारतीय मरुस्थल का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीप पठार और भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब समझ रहे हैं, बालू वाला एरिया, रेतीले एरिया, शुष्क जिसमें जलवायु होते हैं, गर्म जलवायु होते हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीप ये क्या होते हैं, प्रायद्वीप मतलब यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, जो अग्नीय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये आगों से, मतलब कह दीजिए ज्वालामुखी से बना है ऐसा क्षेत्र। यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है, यहाँ खनिज भरे पड़े हैं। इसकी विशेषता चौड़ी और उथली घाटियों तथा गोल पहाड़ी है। और भारतीय मरुस्थल यह अरावली पहाड़ियों में पश्चिम में स्थित है। एक शुष्क और रेतीला मैदान, यह कम वर्षा होती है और वनस्पति बहुत विरल है, मतलब वनस्पति बहुत कम होते हैं, ठीक। हाँ, चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आप बने रहिए। आप क्या कीजिएगा, आपको टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।